चूजिंग ऑप्शनल इज़ लाइक चूजिंग योर लाइफ पार्टनर, ठीक है। और रॉन्ग चॉइस अगर हो गया देन इट कैन कॉस्ट यू योर लाइफ और जर्नी जो यूपीएससी है, क्योंकि कभी आपके 280 आएंगे, कभी आपके 220 आएंगे एंड यू वोंट रियलाइज़ कि कहाँ गलती हो रहा है। Challenges in life can never stop you to achieve your goals. आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी हैं, इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए पर उन्होंने उन सारे चैलेंजेस को बीट किया ऑल इंडिया रैंक 52 पाने के लिए यूपीएससी सीएसई 2020 के अंदर। हे एवरीवन, वेलकम टू कैमोमाइल विद टॉपर्स, एन इनिशिएटिव बाय अन अकेडमी। मैं हूं अमन शर्मा, आई एम द फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन अकेडमीज प्लस प्लेटफॉर्म। लेट अस वेलकम Mr. Ashish Mishra, All India Rank 52, UPSC CSE 2020. Hi Ashish. Hi Aman. To the Community. Thank you. So, कैसी रही आपकी जर्नी यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन की? आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एक मेरा बहुत कॉमन सवाल है, जब आपने उस होली लिस्ट में अपना नाम देखा, like what was that feel? I want to listen from you. यार the first feeling was that कि I was very relieved कि यार चलो हो गया ख़त्म, अब अटेम्प्ट नहीं देना पड़ेगा, अब प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा। सो द फर्स्ट इमोशन वाज द सेंस ऑफ रिलीफ, एंड देन सेकेंड इमोशन विच टुक मी ओवर वाज आई रिफ्लेक्टेड बैक ऑल ऑफ अ सडन ऑन ऑल द स्ट्रगल्स एंड द सेक्रीफाइसेस एंड एवरीथिंग विच आई हैड टू गिव इट into the examination process, like I had to give up my social life or the meeting up with the family or friends, as well as my economic independence, as I chose not to opt for any job, and then many projects, many teams which I had left in the college. So all of a sudden it flashed in my mind कि यार 4.5 साल का जो मेहनत था, जो sacrifices थे, तो I was very happy कि चलो finally it was fructified. आपने स्ट्रगल्स के बारे में बात कही, जो चैलेंजेस आपको रिमाइंड हुए, आप कुछ उनके बारे में बताओगे? स्ट्रगल जो है किसी भी कंपटीशन में तो करना ही पड़ेगा। लाइक इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल इन एनी फील्ड, विदाउट हैविंग स्ट्रगल्स यू कैन नॉट बिकम अ बेटर पर्सन, यू कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, बिकॉज स्ट्रगल्स टीच यू अ लॉट। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल्स था, लाइक आई से एंड कि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो बाइनरी है, लाइक इधर यू हैव समथिंग और यू डोंट। आप फिर से रिपीट करो, फिर से वही प्रीलिम्स, फिर से वही मेंस, फिर से वही इंटरव्यू। फॉर इंस्टेंस इन मेंस देयर आर 7 पेपर्स, राइट। अब 7 पेपर में कोई एक भी आपका ऊपर नीचे हुआ, लाइक कि ऐसे में अगर आपके 140 आते थे, अगर एक साल 80 आ गए, 90 आ गए, क्योंकि आपने गलत टॉपिक ले लिया, देन अगेन यू विल हैव टू रिपीट। तो सच काइंड ऑफ स्ट्रेस वाज देयर कि 7 पेपर में भी आपको सातों में अच्छा करना है, प्रीलिम्स में भी अच्छा करना है, एंड देन अगेन आप ही के जो कलीग्स हैं दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ्स, राइट, दे आर अर्निंग वेल, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ्स। तो उसकी वजह से एक सेंस ऑफ इकोनॉमिक डिप्राइवेशन होता था, रिलेटिव डिप्राइवेशन होता था कि यू आर ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, आप अच्छे कॉलेज से हो और अभी तक आप एक सिंसियर इंडिविजुअल थे, डिस्पाइट दैट यू आर नॉट डूइंग, मतलब एक आपकी लाइफ में स्टैग्नेंसी आ जाती है कंपेयर टू योर फ्रेंड्स हु आर इन द कॉर्पोरेट सेटअप और इन सम अदर जॉब। एक आप स्टैग्नेंट हो जाते हो अपने लाइफ में, तो उसकी वजह से भी एक सेंस ऑफ वो आता था यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, वेदर आई विल गेट सक्सेसफुल और नॉट, होगा कि नहीं होगा मेरे से, इतना ज़्यादा अनसर्टेन एग्ज़ाम है, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस यूज्ड टू बी देयर। एंड अब जब कोविड आया ना, तब तो इट गॉट एम्पलीफाइड कि जल्दी से जल्दी, लाइक कि बहुत सारा जॉब लॉस हो रहा है एंड यू नीड टू सपोर्ट योर फैमिली एज वेल। कुछ हो गया उल्टा सीधा, किसी को कोविड हो गया, कुछ भी हो गया, तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस वाज ऑलवेज देयर। तो आई वुड से कि फाइनली कि यूपीएससी इज अ जर्नी ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और इस इम्प्रूवमेंट में स्ट्रगल्स को आप कैसे डील करते हो, ये बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? लाइक व्हाट वाज दैट पॉइंट कि आपने डिसाइड किया कि आई विल एम फॉर सिविल सर्विसेज? लेट मी बी completely honest. Firstly, since I am from Bihar,
तो एक सोशलाइजेशन का फैक्टर होता है, लाइक कि फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड कि डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, दैट काइंड ऑफ सोशलाइजेशन इज़ देयर व्हाइल वी आर बीइंग ब्रॉट अप. बट देन अगेन मेरा ये मानना है कि बहुत सारे जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये सोशलाइजेशन का फैक्टर था. बट देन अगेन नॉट एवरीवन, एंड आई बिलीव दैट 95% ऑफ देम आर नॉट गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज. जो 5% हैं तो उसमें ये फैक्टर हो जाता है कि एक इनर मोटिवेशन वाला फैक्टर हो जाता है, विच आई गॉट इन माई कॉलेज डेज. माई कॉलेज इज़ रिलेटिवली न्यू. IIT 2012 में IIT का टैग मिला. सो लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क एंड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वेर गोइंग ऑन सिंस 2012. और जब मैं 2014 में एंटर किया था कॉलेज में तो बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्टल्स बन रहे थे, एंड आई यूज़ टू लिव इन वन सच हॉस्टल. और सामने में जो बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है तो एक स्लम्स डेवलप करने का वो होता है कि बगल में झुग्गी झोपड़ी है ना. तो आई यूज़ टू वंडर उनके बच्चों को देख के, महिलाओं को देख के, जो मजदूरी करते थे लोग, कि यार इसका बच्चा भी मतलब क्या, मतलब मजदूरी ही करेगा. लाइक कि वो जो विशेष साइकिल है क्या वो ब्रेक नहीं हो सकता है. बिकॉज मैं भी एक हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे लगा कि अगर मुझे सही गाइडेंस से मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, लाइक कि गेटिंग इनटू IIT इज डिसेंट थिंग सोशल मोबिलिटी के लिए. तो अगर मुझे सही गाइडेंस से मतलब कि थोड़ा सा हम्बल बैकग्राउंड से अगर मैं अच्छा कर सकता हूँ तो ये भी कुछ अच्छा कर सकते हैं. एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर 30 एज वेल. तो ये था. एंड देन अगेन इन माई 4th ईयर मैंने एक NGO में भी काम किया, गुड़िया करके था. वहाँ पे रेड लाइट एरियाज़ में वो स्कूल चलाते हैं, बाल केंद्र. तो उसमें जो महिलाएं हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली सोशल स्टिग्मा इतना ज़्यादा है, टैबू इतना ज़्यादा है कि उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है बहुत बार, और मिल भी जाता है तो वो जो प्रेशर है, सोशल प्रेशर हो गया, टॉन्टिंग हो गया, उसकी वजह से काफ़ी ड्रॉप आउट कर जाते हैं. तो मैं वहाँ पे जाता था एज अ टीचर, एंड आई लाइक्ड इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स. मुझे अच्छा लगता था कि मैं उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ. बट देन अगेन NGO वॉज नॉट एन ऑप्शन. वाई? बिकॉज वहाँ पे मेरा मानना है, मीन्स एक चीज़ है, यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल इन योर लाइफ, यू नीड टू बी वेरी डेडिकेटेड, सिंसियर रहो, लोगों को सर्व करो, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल. NGO के साथ इशू मुझे ये लगा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन एज वेल एज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये दोनों आपकी ड्यूटी है. बट हियर इन सिविल सर्विसेज देयर आर सिस्टर एजेंसीज लाइक IRS हो गया, ठीक है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज हो गया. रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है वो संभाल लेंगे. आपको बस रिसोर्स यूटिलाइजेशन करना है, एफिशिएंटली करोगे, देन यू कैन मेक अ वेरी बिग पॉजिटिव इम्पैक्ट. तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि यार सिविल सर्विसेज किया जाए. एंड देन वाइल पासिंग आउट इन 2018 फुल टाइम में लग गया था. सो जब मैं और आप डिस्कस कर रहे थे तो यू टोल्ड मी अबाउट योर स्कूल लाइफ ऑल्सो, है ना, कि आप स्कूल में हिंदी मीडियम से फिर आप इंग्लिश मीडियम में गए. तो उस दौरान जैसे बहुत सारे बच्चों को एक थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, फिर हम इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफॉर्म होंगे, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं. सो यू आल्सो फेस सम ऑफ द चैलेंजेस रिगार्डिंग इट? डेफिनेटली, क्योंकि अचानक से वो जो हम लोग गणित पढ़ते थे तो वर्ग, आयत, आयतन ऐसे करके पढ़ते थे, ठीक है, और फिर अचानक से मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल ये पढ़ने लगा. एंड उसका फिर लिखने का जैसे हम माना कि ऐसे करके फिर हम ये करते थे. वहाँ पे फिर अलग तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है, सारा सब्जेक्ट हिंदी में. बट देन अगेन जो हिंदी मीडियम स्कूल में मैं पढ़ता था, लोकल बजट स्कूल था, तो वहाँ पे 15 बच्चे थे, मैं वहाँ पे टॉप करता था. तो दैट सेल्फ बिलीव ऑलवेज देयर कि यार ये 15 बच्चों में कर सकता हूँ, तो आगे भले ही 4 सेक्शन है, हर सेक्शन में 60 बच्चे हैं, 240 बच्चे हैं, किया जा सकता है. इट इज़ वेरी मच डूएबल. सो आई वांट टू स्ट्रेस हियर इज दैट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे इंटेंट वाला जो पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू लाइफ स्किल्स. आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो, आप खुद का पोटेंशियल में कैसे रियलाइज़ करके खुद उसमें बेस्ट लाते हो, उस वाले पार्ट पे कम काम होता है. दैट इंटेंट एस्पेक्ट इज मिसिंग. एंड फॉर्चुनेटली अननोइंगली वो जो इंटेंट वाला पार्ट था उस एज में मेरे अंदर था कि अगर मैं यहाँ कर सकता हूँ, सेम ही चीज़ है, सिर्फ उसको हिंदी वाला चीज़ को इंग्लिश में पढ़ना है, तो मैं वहाँ भी कर सकता था. कुछ स्ट्रगल फेस हुआ, बट आई टुक इट एज अ चैलेंज. और फिर आई स्टार्टेड डूइंग गुड इन दैट इंग्लिश मीडियम स्कूल एज वेल. यूपीएससी की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पोर्शन होता है करंट अफेयर्स. मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से समझा है कि अगर करंट अफेयर्स को बेसिक सेलिंग कर दिया जाए तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी आसानी से हो जाती है. पढ़िए मेरे साथ और न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर करें एक आसान तरीके से.
मैं हूं अमन शर्मा और मैं यूपीएससी सीएससी के लिए अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूं। तो जब आपने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, उस दौरान बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि कौन सी बुक्स चुननी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, उन सारी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आपने रिजॉल्व किया? डाउट्स तो काफ़ी ज़्यादा थे एंड इट इज़ ऑफन सेड कि यार यूपीएससी का जो सिलेबस है इट इज़ लाइक अ वास्ट ओशन, ठीक है। बट देन अगेन आई हैड सम ऑफ माई सीनियर्स हु कॉन्स्टेंटली गाइडेड मी इन दिस पाथ एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम में मुझे ये रियलाइज हुआ कि जस्ट स्टिक टू द सिलेबस। ये सभी टॉपर्स बोलते हैं जस्ट स्टिक टू द सिलेबस, लिमिट योर रिसोर्सेज, ठीक है। कुछ 2-3 स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ लो, उठा लो, सब वही पढ़ते हैं। सिलेक्शन होने वाला का भी उसी से होता है, कोई अलग से कोई 4 किताब पढ़ के 10 किताब पढ़ के, बिकॉज इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वो है ना कि जितना ज़्यादा आप प्रोफेशनल रहोगे, जितना लिमिटेड रिसोर्सेज रहेगा, जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा, तो धीरे धीरे वो क्लैरिटी आई थी। बट ऑप्शनल में मुझे थोड़ा सा इशू हो गया था बिकॉज ठीक है जीएस का तो मैं काफ़ी सीनियर्स हैं क्योंकि वो तो कॉमन है सबके लिए, तो सीनियर्स ने गाइड कर लिया कि यहाँ से नोट्स बना लो, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, रिवीजन पे फोकस करो। और एक बहुत अच्छा एडवाइस दिया था मुझे अत्यप सर ने, आयुष बाबा के, कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का आदत डालो, बिकॉज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन जीएस कि विदाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग यू नीड टू थिंक ऑन द स्पॉट। 20 क्वेश्चन में आपको स्पॉट पे ही सोचना पड़ेगा और जब तक आपका ब्रेन ट्रेंड नहीं है उस प्रैक्टिस को लेके एंड तब तक आप ये हो नहीं सकता। एंड मैनी या टाइम्स, खासकर अभी जब मेंस का समय आ रहा है तो बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि मिश्रा तुम स्टार्ट कैसे करते थे, मैं सोचने बैठता हूँ तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। एंड आई से द सेम थिंग कि ज्वाइनिंग एनी टेस्ट सीरीज या फिर आंसर राइटिंग इन अनदर थिंग, बट मुझे ये लगता है कि जो कोर एस्पेक्ट है दैट शुड बी द वे यू ब्रेन स्टॉर्म ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। फॉर इंस्टेंस कि मैं कितने जल्दी कितने डायमेंशंस में विमेन इशू पे या फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे कितने अच्छे से मैं डायमेंशन सोच के पॉइंट्स जनरेट कर सकता हूँ, वे फॉरवर्ड ला सकता हूँ, कंक्लूजन ला सकता हूँ, इशूज़ ला सकता हूँ, सॉल्यूशंस ला सकता हूँ, गवर्नमेंट स्टेप्स ला सकता हूँ, बेस्ट केस स्टडी ला सकता हूँ। तो जीएस के लिए एक जो बहुत अच्छा सलाह मुझे दिया था मेरे सीनियर्स ने कि यार मिश्रा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का आदत डालो। और मैं जब भी पेपर पढ़ता था या जब भी रिवीजन करता था तो फिर मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग तो करता ही करता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक आई सेड कि ऑप्शनल वाज वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैंने 4 ऑप्शनल को पार्शियली या कम्प्लीटली पढ़ा है। कम्प्लीटली सोशियोलॉजी पढ़ा था मैंने, पेपर 1 पेपर 2, तो मैक्स वेबर का वो ब्यूरोक्रेसी वाला मॉडल मुझे याद है कि ऐसे हायरार्की होता है। एंड कम्प्लीटली पार्शियली मैंने एंथ्रोपोलॉजी का ब्रेन ट्री का एक पहला बुकलेट मैंने पढ़ा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2 टॉपिक्स पढ़ लिए थे, मैथ्स ऑप्शनल का 2-3 टॉपिक पढ़ लिया था। एंड देन आई रियलाइज कि अनफॉर्चुनेटली स्पेशली द फर्स्ट जो टाइमर्स होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, ये जो एक मार्केट है, ठीक है, ऑप्शनल का कि ये ऑप्शनल अच्छा है, इस ऑप्शनल का सिलेबस कॉमन है, इससे इतने टॉपर्स निकलते हैं, ठीक है, और इस ऑप्शनल को करने से आपको पेपर 2 पेपर 1 में हेल्प हो जाएगा। ये जो कुछ मिथ्स है ना, अनफॉर्चुनेटली मैं भी उस मिथ्स के चक्कर में पड़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा खासा जो समय है 4-5 महीने मैंने जाया कर दिया इन 4 ऑप्शनल में। देन आई रियलाइज कि यार मेरा एप्टीट्यूड जो है, ठीक है, मेरे पास गाइडेंस जो है, मेरे जो सीनियर्स हैं कुछ जो कि एक ऑप्शनल है फिजिक्स, मतलब मेरा जो ऑप्शनल था फिजिक्स, तो मेरे सीनियर्स हैं सो दे कैन गाइड मी, माई एप्टीट्यूड ऑल्सो सूट्स, क्योंकि 12th जेई टाइम्स से ही मैं फिजिक्स का बैकग्राउंड रहा है। मैकेनिकल का 2-3 जो टॉपिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, वो उससे ओवरलैप करता है, सर्टेनिटी ऑफ मार्क्स है। तो मुझे लगा यार मैं फालतू का समय बर्बाद किया हूँ, फिजिक्स ऑप्शनल उठाते हैं एंड आई हैव एम्पल, मतलब कि एप्टीट्यूड था, कॉन्फिडेंस था। तो मैं यही बोलूँगा कि लाइक ए फनी, मतलब कि काफ़ी एक अच्छा जोक है जो राजेंद्र नगर पटेल नगर एरिया में चलता है कि चूजिंग ऑप्शनल इज़ लाइक चूजिंग योर लाइफ पार्टनर, ठीक है, और रॉन्ग चॉइस अगर हो गया देन इट कैन कॉस्ट यू योर लाइफ और जर्नी जो यूपीएससी है, क्योंकि कभी आपके 200 अच्छे आएंगे, कभी आपके 220 आएंगे एंड यू वोंट रियलाइज़ कि कहाँ गलती हो रहा है। एंड अगर अच्छी ऑप्शन मिल गई, ठीक है, देन शी कैन बिकम योर सावित्री, लाइक कि सावित्री वॉज वेरी डेडिकेटेड फॉर हर हस्बैंड एंड शी फॉट अगेंस्ट यमराज। तो आई ऑलवेज गिव दिस एनालॉजी कि यमराज हियर इज यूपीएससी एंड योर सावित्री, दैट इज योर गुड ऑप्शनल जिस पे आपका कमांड है, शी कैन गो फाइट विद द सावित्री एंड देन शी कैन डिफीट द सावित्री। जैसे मैंने 2 अटेम्प्ट दिए
4 मेंस लिखे, 2 सिविल्स का, 2 फॉरेस्ट का, एंड चारों के इंटरव्यू कॉल आया। एंड वन थिंग वाज कॉमन, मेरी जो सावित्री थी फिजिक्स ऑप्शनल, सी सेव मी ऑल थ्रू। बहुत अच्छे नंबर आते थे फिजिक्स में, और उसकी वजह से सिलेक्शन भी जो हुआ है 287, तो IAS बनना जो है वो आई ओ इट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली टू माई ऑप्शनल। यू आई थिंक इज द बेस्ट पर्सन जिससे मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि व्हाट आर द की पॉइंट्स अ न्यू एस्पिरेंट शुड कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग हिज ऑप्शनल सब्जेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन चूजिंग द ऑप्शनल ना, वी नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इसलिए होना है बिकॉज समटाइम्स आवर बैकग्राउंड, लाइक कि मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियर था। बहुत लोगों ने बोला कि कॉलेज में पढ़े हो तो ले लो, देन आई सेड कि नहीं, मैकेनिकल मेरे से नहीं होगा। माई टारगेट ये है कि मेरा टारगेट क्या है, मतलब कि अगर एज अ प्रोफेशनल व्हाट्स योर टारगेट, जितना ज़्यादा नंबर आ सके, जितना ज़्यादा आप सर्टेन कर सको अपने सिलेक्शन में, जितना ज़्यादा सर्टेनिटी ला सको इस प्रोसेस में, वो आपका टारगेट है, ठीक है। तो उसके वजह से मेरा मतलब 3-4 क्राइटेरिया है ऑप्शनल चूज़ करने का, जो मुझे अब रियलाइज़ हुआ। फर्स्टली अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल, वो तो रहता ही है। देयर आर सर्टेन ऑप्शनल लाइक सिंधी लिटरेचर, आई थिंक उसका गाइडेंस या स्टडी मटेरियल जो है संस्कृत में भी काफ़ी कम है, तो एक वो हो गया। दूसरा जो है कि कैसा उसका मार्किंग पैटर्न है, कैसा चल रहा है, सर्टेनिटी ऑफ मार्क्स कैसा है, और आपकी एप्टीट्यूड कैसी है कि आप मतलब कि सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट देने पड़ सकते हैं। तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर एप्टीट्यूड कि यार अगर एक अटैम्प्ट में 280 है तो वो 260 से नीचे नहीं जाएगा, या फिर 300 ही जाएगा, या तो 280 ±20 के रेंज में, या इवन मोर। तो कितना ज़्यादा आप सर्टेनिटी ला सकते हैं किसी पेपर में, इट मे डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, इट मे डिपेंड ऑन योर एप्टीट्यूड, इट मे डिपेंड ऑन योर बैकग्राउंड। तो ये सब फैक्टर को देख के मुझे लगा कि यार जो फिजिक्स ऑप्शनल था फॉर मेरे लिए, किसी के लिए एंथ्रो हो सकता है, किसी के लिए सोशो हो सकता है, तो 3-4 फैक्टर जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल। आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए जी, और दोनों बारी यू क्वालिफाइड फॉर लाइक प्रीलिम्स एंड देन मेंस एंड देन सो प्रीलिम्स के अंदर वो क्या बेसिक स्ट्रेटेजी रही जिसने आपको हेल्प किया रेगुलरली प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए? आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स का मुझे ये लगता है कि प्रीलिम्स में 2 टाइप का प्रिपरेशन चाहिए, पहला इंटेंट वाला और दूसरा कंटेंट वाला। पहला मैं इंटेंट पे आऊँगा बिकॉज द काइंड ऑफ पेपर्स दे आर आस्किंग, सो दे आर checking your emotional question rather than intelligent question. You need to be very calm, composed while attempting the paper. और मेरा ये मानना है कि एलिमिनेशन का प्रोसेस 10-15 दिन पहले से शुरू हो जाता है। When students start to get panic attacks, they are getting anxious और they start feeling कि यार मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, ये छूट गया, and that self doubt creeps in, self basing आ जाता है। उसकी वजह से जो है वो जो लास्ट डे होता है, D-Day, इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। मुझे तो मतलब ये मानना, और मेरे सर्कल में काफ़ी लोग हैं हु आर गेटिंग वेरी गुड स्कोर्स इन प्रीलिम्स, उनका भी यही मानना है कि वो फॉर्मेलिटी होता है बस। D-Day में आप घबरा तो पहले ही जाते हो, तो घबराना नहीं है। जितना आप काम रहोगे, जितना आप कूल रहोगे, जितना आप कंपोज रहोगे, उतना अच्छा आपका प्रीलिम जाएगा। बिकॉज 30-35 क्वेश्चन से ज़्यादा डायरेक्ट किसी को नहीं आता आज के डेट में, इवन आई डिडंट नो। फिर जो बाकी के 65 क्वेश्चन हैं वो जो है आपको ऑन द स्पॉट सॉल्व करना पड़ेगा, एंड देन सॉल्व करने के लिए जितना आप काम रहोगे उतना अच्छा है। फॉर इंस्टेंस इस बार एक परोल वाला क्वेश्चन आया था पॉलिटी में, परोल इज़ अ मैटर ऑफ राइट। मुझे नहीं आता था, परोल का मतलब ही नहीं पता है कि क्या है, उतना मतलब ऊपर से आइडिया है। उसका दूसरा ऑप्शन सही था बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट गाइडलाइंस। वो कोविड के टाइम में अलग अलग स्टेट अपना अलग गाइडलाइन निकाल रहे थे। बट पहला ऑप्शन मैंने ऐसे एलिमिनेट किया कि आई रिकॉर्ड कि यार एक मूवी थी शॉशैंक रिडेम्पशन, उसमें जो मॉर्गन फ्रीमैन का कैरेक्टर था, इट यूज्ड टू अपीयर मल्टीपल टाइम्स बिफोर दैट बोर्ड, और उसका बार बार परोल जो है रिजेक्ट हो जा रहा था। तो अगर राइट होता तो रिजेक्ट तो नहीं हो पाता, ठीक है, तो राइट तो है नहीं, तो मैंने उससे उसको एलिमिनेट कर दिया था, बी ओनली ऐसा। तो ये क्यों चला दिमाग, क्योंकि मेरा दिमाग एकदम शांत था, एंड स्पेशली आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड तो और ज़्यादा शांत है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इंटेंट वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू बी वेरी काम। बुद्धा मोड में जाके आपका सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाएगा। घबरा के आप मिस्टेक करोगे, सिली मिस्टेक करोगे, एंड मेरा ये मानना है यूपीएससी में कि सभी मिस्टेक करते हैं, जो सबसे कम मिस्टेक करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, और सबसे कम मिस्टेक करने में आप जितना शांत रहोगे उतना कम गलती होगा। एंड सेकेंड थिंग, कंटेंट पार्ट में मुझे ये लगता है कि योर स्टैटिक शुड बी योर अंबुजा सीमेंट की दीवार, कि यूपीएससी कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले,
आपका स्टैटिक से बहुत कम गलत होना चाहिए। लाइक मृणाल सर का भी मैं वीडियो देख रहा था कि उसमें पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये जो स्टैटिक था, ये जो बच्चा इस बार करेक्ट करेगा उसका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। हाँ, तो स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड देन वाइल अटेम्प्टिंग मॉक्स, अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि पीपल गेट इनटू द ट्रैप कि 100 मॉक लगा लेंगे, 200 मॉक लगा देंगे एंड आई विल जस्ट बॉम्ब द पेपर। ऐसा नहीं होता है। मतलब मेरा जो मॉक को लेके स्ट्रेटेजी ये था कि मॉक इज़ जस्ट अ मीन्स टू एन एंड। एंड क्या था कि हमको स्टैटिक बहुत अच्छा करना है, करंट अफेयर्स बहुत अच्छा करना है, मीन्स है मॉक। तो मॉक को मैं नंबर से मुझे मतलब नहीं था कि आई एम गेटिंग 140, 130 या 80, 90, कुछ नहीं। मुझे सीखना था कि मैं गलतियाँ क्या कर रहा हूँ। अगर मैं ट्राइबल मूवमेंट्स वाले किसी क्वेश्चन में गलती करता था, देन आई यूज्ड टू गो टू द बेसिक स्टैटिक बुक। मैं स्पेक्ट्रम उठा के ट्राइबल रिवोल्ट वाला चैप्टर पढ़ता था कि ताकि सिर्फ वो जैसे कि मॉक में सॉल्यूशन देता है कि हाँ बिरसा मुंडा उलूगन रिवोल्ट है तो बस उलूगन बताएगा, बट मुझे ये लगा यार ट्राइबल की गलती हो रही उलूगन से, यूपीएससी कुछ और भी मूवमेंट का क्वेश्चन पूछ सकता है। आई यूज्ड टू गो बैक टू द बेसिक्स। मैं पूरा ट्राइबल रिपोर्ट पढ़ता था एंड देन आई यूज्ड टू रिवर्स इंजीनियर कि यार सिमिलर टाइप में कुछ और फ्रिंज टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस पिजन मूवमेंट पूछ सकते हैं, सोशल रिफॉर्म्स पूछ सकते हैं, तो उनका भी रिविजन करते थे। तो मॉक्स वॉज जस्ट अ मीन्स फॉर कंटिन्यूस कोर्स करेक्शन फॉर मी। मेरा जो एंड था कि मुझे स्टैटिक बहुत तगड़ा करना है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो करंट अफेयर है वो तो 1 साल का करना ही है। एंड मेरा ये मानना है कि करंट इज़ नॉट करंट एनी मोर। मृणाल सर भी बोलते हैं हमेशा कि D-1 अब नहीं चलता है, D-2 हो सके तो D-3। तो मेरा भी वही था कि D-1 तो करता ही था डेली करंट अफेयर वाला किसी अच्छे सोर्स से, D-3 4 में चला जाता था। इस अटेम्प्ट जैसे मैं D-4 चला गया था कि 20 का अटेम्प्ट है तो 20, 19, 18 और 17 चारों का, मतलब कि इतना नहीं कि डेली करंट अफेयर। यह था कि D-4 में जो प्रीलिम्स के रिलेवेंट हैं जो आज तक भी चल रहे हैं, प्रीलिम्स के जो पीटी या मटेरियल जो आते हैं ना कि साल भर में ये हुआ, वो मैं 4 साल का पढ़ता था। ग्रेट। तो प्रीलिम्स के लिए आपने कोई स्पेसिफिक बुक्स रखी हैं अपार्ट फ्रॉम योर मेंस प्रिपरेशन? स्टैंडर्ड जो बुक है जैसे हिस्ट्री के लिए राजीव भाई सर का स्पेक्ट्रम हो गया, लूसेंट किताब हो गया एंशिएंट मेडिएवल के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस का बुक है या फिर वैशाली आनंद मैम का बुक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मेरा कुछ स्पेसिफिक बुक नहीं था, किसी अच्छे कोचिंग का मटेरियल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपको गूगल करना पड़ेगा बहुत कुछ ताकि वो दिमाग में रहे। एंड मैपिंग के लिए मैंने ओनली आईएएस का मैपिंग सीरीज आता है तो वो फॉलो किया था कि बहुत अच्छा है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। एंड इकोनॉमी के लिए मृणाल सर का नोट्स फॉलो किया था मैंने, मतलब कम आंख बंद करके मृणाल सर एंड कीप काम एंड ट्रस्ट मृणाल सर। इकोनॉमी के लिए तो वही है और हर बार इट फेवर्ड मी। एंड सोशल इश्यूज़ के लिए मैंने फिजन आईएएस का मटेरियल फॉलो किया था सोसाइटी सोशल इश्यूज़ के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफी के लिए PMF IAS का मटेरियल फॉलो कर सकते हो, NCERT का मटेरियल फॉलो कर सकते हो। तो द थिंग अबाउट ज्योग्राफी कि यार मटेरियल कुछ भी नहीं फॉलो करो, एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है सब्जेक्ट की तो आपका प्रीलिम्स या मेंस अच्छे से हो जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में इतना अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा कि अब मैं ज़्यादा अब नहीं पढ़ता ज्योग्राफी, लेकिन इतना अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था कि मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता था क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स का एक और पेपर होता है वो CSAT है ना। सो CSAT में कुछ लाइक आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी बिकॉज यू आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट फिर भी बहुत जैसे अभी आपका जो CSAT का पेपर हुआ उसको लेकर भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि भाई पैटर्न चेंज हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? सर आई वांट टू करेक्ट यू, लाइक यू सेड कि ड्यू टू माय इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई होगी एंड दैट वाज माय एटीट्यूड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। काफ़ी लोगों ने चढ़ा दिया कि यार तुम IT से हो, मैथमेटिक्स फिजिक्स ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स रहे हैं, देन एप्टीट्यूड तो आराम से क्लियर कर लोगे। बट देन अगेन उसके चक्कर में मैं विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट गिविंग एनी मॉक्स, विदाउट इवन सीइंग द पेपर कि क्वेश्चन कैसा आता है, मैं डायरेक्टली एग्जाम हॉल में चला गया कि यार CSAT तो ऐसे ही निकल जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली जो कॉम्प्रीहेंशन है तो आजकल काफ़ी मीम्स भी आ रहे हैं कि चारों ऑप्शन एक ही जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे करूँ। ठीक है, गणित के जो क्वेश्चन थे ऑल्दो कुछ बने, काफ़ी कुछ में मैं अटक गया, जैसे लीप ईयर वाला क्वेश्चन हो गया, डाइस वाला क्वेश्चन हो गया, बिकॉज यू मतलब ऐसे तो मैं सॉल्व कर ही लूँगा
बट देन अगेन यू हैव अ टाइम लिमिट, उसमें आपको कट ऑफ क्रॉस करना है और अच्छे से क्रॉस करना है कि 70 भी आ रहा है तो आप डाउट में रहोगे कि ऊपर नीचे हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन, तो कट ऑफ क्रॉस करना और अच्छे से क्रॉस करना विद डिसेंट मार्जिन। तो यू वोंट बिलीव, ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो मार्कशीट था, तो जीएस का तो मुझे पता था कि 120 मतलब 130 में आ रहे हैं, तो 127 आया। सीसेट में इतना बेकार हुआ पेपर कि सीसेट की वजह से मैं 20 दिन तक, जब तक रिजल्ट नहीं आया, एक डिलेमा में था कि होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो यार नाक कटने वाली बात थी, क्योंकि क्या IIT से पूरी बिरादरी की नाक कटवा दूंगा मैं। तो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज दैट। फॉर्चुनेटली मेरा सीसेट क्लियर हो गया, बट काफ़ी कम नंबर थे, 75 नंबर थे मेरा, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इधर उधर, तो मैं शायद उस फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू नहीं दे रहा होता और मुझे अपनी गलतियाँ नहीं पता चलती, तो मैं शायद इस बार सेलेक्ट भी ना हो पाता, वो एक पेपर की वजह से। तो लाइक आई फनीली सेड, मैं जोकिंगली बोलता हूँ कि यूपीएससी का हर एक जो स्टेज है, हर एक पेपर है ना, वह मुन्ना भैया हो गए, गुड्डू भैया, तो उनको फुल इज्जत चाहिए, बीट सीसेट या जीएस, जिन देना पड़ेगा आपको फुल इज्जत। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने दिया फुल इज्जत। मैं प्रैक्टिस करके गया, मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ के गया, कॉम्प्रिहेंशन जो टिप्स है, ट्रिक्स है, कैसे सॉल्व किया जाता है कॉम्प्रिहेंशन, मैं वो देख के दिया। एंड वन थिंग मोर विच आई वांट टू ऐड, कि कभी बहुत बच्चे जो आप बोलते हो कि सीसेट में नहीं हो पाता उनका, तो एक ये अप्रोच लेके जाते हैं कि हम मुझे 67 नंबर लाने, 68 नंबर लाने। आप कभी कट ऑफ टारगेट करके चलोगे, खासकर सीसेट जैसा पेपर है जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन जो है काफ़ी सब्जेक्टिविटी ला देता है, तो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मेरे एक सीनियर हैं, दानिक्स में, उन्होंने एडवाइस किया कि मिश्रा देख, डोमिनेट करके जा, मतलब कि पेपर को डोमिनेट करना है, यू नीड टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कट ऑफ का सोचो ही मत। 80 क्वेश्चन है तो अगर 80 बनेगा तो 80 बना के आएंगे, 80 नहीं बने 74 बने। तो जब बन गया, एंड व्हेन आई गेव द पेपर विद दैट एटीट्यूड कि यार मुझे अब पेपर डोमिनेट करना है, कट ऑफ का टेंशन नहीं है, मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ इस बार, आई एम वेरी रेडी। तो मेरा मतलब बन रहा था 130-140 के अराउंड मेरा इस बार बन रहा था। तो दैट वाज अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस कि हाउ सीसेट को भी फुल इज्जत देना पड़ेगा। सो चलो आज एक मिथ क्लियर हुआ जो भी इंजीनियर्स को सीसेट को लेकर था, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प आउट अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स जो कि ये सोच के जाते हैं कि वी आर इंजीनियर्स तो हमारा सीसेट इजीली होगा, बट उनको भी उतना ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अब सीसेट पे, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, यू कैन नॉट लीव दैट पेपर। ओके ग्रेट। सो जो प्रीलिम्स और मेंस के जो बीच का जो टाइम होता है वो बहुत डाइसी होता है ना, रिजल्ट को लेकर भी डाइसी होता है, और अब प्रिपरेशन करें, जो चीज़ छूट गई है उसे करें। सो उस दौरान आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? जैसे मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी गलतियाँ की, जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं ऑप्शनल पढ़ना शुरू किया। मेंस का काफ़ी सारा नोट्स जो है, कंटेंट जो है, फॉर इंस्टेंस सोसाइटी का, इंटरनल सिक्योरिटी का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, इनका कंटेंट ही मेरे पास रेडी नहीं था, एथिक्स का कंटेंट नहीं था, ऐसे का कैसे लिखते नहीं था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑल्दो मेरा मेंस क्लियर हुआ बट काफ़ी कम मार्जिन से, तो मोरलेस की अगर हो भी ज़्यादा तो काफ़ी पीछे रैंक आती है या रिजर्व लिस्ट में आते हैं। तो ये गलतियाँ काफ़ी लोग करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में प्रीलिम्स इतना अच्छा जाना चाहिए आपका, जैसे इस बार मेरा गया था कि आपको पता है कि मतलब जैसे मेरा फॉरेस्ट भी एम रहता था, मुझे पता है कि आई एम गेटिंग 135-140 के राउंड है, फॉरेस्ट भी निकलेगा। सीसेट का जैसे आई इम्प्रोवाइज्ड, तो सीसेट के लिए भी मैं निश्चिंत था। तो आई वॉज एब्सोल्युटली क्लियर इन माई माइंड कि यार चलो अब मेंस में लगते हैं। देन अगेन आई वांट टू ऐड हियर कि हम लोग मशीन्स नहीं हैं, प्रीलिम्स भी काफ़ी ज़्यादा टैक्सिंग होता है बॉडी पे, माइंड पे, सोल पे। तो आई वुड रिकमेंड कि यार हफ्ते भर का ब्रेक जो है ना ले लेना चाहिए चिल होके, बिकॉज इट इज़ अ मैराथन। 90 दिन आपको पढ़ना है, 7 दिन नहीं पढ़ना है। तो वो जो 83 दिन के लिए आपको एनर्जी, मोटिवेशन वो बचा के रखना है। तो 7 दिन का ब्रेक बनता है, मतलब यू डिजर्व इट अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है एंड यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स। एंड आफ्टर दैट वो जो बीच का गैप था, तो इस बार मैंने क्या किया था कि मेरे कंटेंट पूरा रेडी था, ऑप्शनल मैंने 2 में दे चुका था, तो ऑप्शनली मोर और लेस रेडी था। तो मुझे बस जो इम्प्रोवाइजेशन करना है कि कुछ मतलब मेरे जो मिस्टेक्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होना था, आई यूज टू वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट, रिवीजन पे काफ़ी ध्यान दिया। एंड देन थर्ड एस्पेक्ट की एम्बेलिशमेंट, कि मेंस के आंसर राइटिंग में आई आइडेंटिफाइड कि यार 3 पेपर हैं बट दैट इज़ एक्चुअली 12 सब्जेक्ट्स, और 12 सब्जेक्ट को लिखने का 12 तरीका है। जैसे ज्योग्राफी में जितना ज़्यादा आप डायग्राम बनाओगे, पेपर में जितना अच्छे से आप डायग्राम बनाओगे, जितना अच्छा इंट्रो कंक्लूजन लिखोगे उतना अच्छा है।
सिक्योरिटी के अगर बॉर्डर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो आपको उसमें बॉर्डर्स दिखाने पड़ेंगे लिटरली, या फिर नार्कोटिक्स का क्वेश्चन है तो आपको क्रिस्टेंट और ट्रायंगल दिखाना पड़ेगा। तो आई फोकस्ड ऑन दैट कि मेंस का एक फुल फ्लेज प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि हर पेपर को लिखने का एक क्या डेफिनेट तरीका है कि वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है, केस स्टडीज़ कैसे डालना है। एंड देन जो भी मेरा कंटेंट बना हुआ था, ठीक है, आई ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म इन सच अ वे कि मेरा इस पैटर्न में फिट होता जाए, कि हिस्ट्री लिख रहा हूँ तो इस पैटर्न में लिखूँगा, डिजास्टर के क्वेश्चन लिखना हो तो इस क्वेश्चन में लिखूँगा, ज्योग्राफी में एक डायग्राम तो बनाना ही है। जैसे इस बार मैंने दो क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, एक में रिंग ऑफ फायर बनाया, एक में इंडस्ट्री दिखाया। तो इस बार मैंने ये अप्रोच चेंज किया था मेंस में। तो मेंस जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 को लेकर किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजाइज किया, और आप कुछ अगर एक्सप्लेन कर पाएँ कि चारों पेपर में आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है और स्ट्रेटेजीज कैसे लेनी चाहिए? इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड जो भी डिस्कशन हो सकता है, बट कीपिंग इट शॉर्ट, टेक फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आई रियलाइज्ड कि यार कुछ मतलब कि आई कॉल देम फर्रे। तो आई रियलाइज्ड कि यार डेटा जो है वो तो आपको कोट करने ही पड़ेंगे, कमिटीज़ के रिपोर्ट आपको कोट करने ही पड़ेंगे, केस स्टडीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस ये आपको कोट करने ही पड़ेंगे, और हर सब्जेक्ट में, ठीक है। पहले से आपको इंट्रो कंक्लूजन बना के रखना ही पड़ेगा, खासकर हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, सोसाइटी और सोशल इशूज़ में। तो मैंने शुरू किया कि यार अब फर्रा बनाया जाए। फर्रा इन द सेंस कि इकोनॉमी का डेटा, सेक्टर वाइज हर सेक्टर का अलग अलग डेटा, इंट्रो कंक्लूजन। फॉर इंस्टेंस कि अगर फूड इंडस्ट्री है तो उसका डेटा मेरे पास ऑलरेडी था। इंट्रोडक्शन था कि फूड इंडस्ट्री इज़ द सनशाइन इंडस्ट्री एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू 6% ऑफ द एग्री GDP, इस टाइप से मेरा डेटा था, ठीक है। तो मैंने अलग से 5-5, 6-6 पेज में A4 शीट लेके हर टॉपिक के, सोसाइटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी का अगर कुछ डेटा हो गया तो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि आंसर में यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के, फॉर इंस्टेंस कि इंडो US के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, क्या इंपॉर्टेंट डेटा है, फॉर इंस्टेंस की डिफेंस डील कितना है, अपना ट्रेड डील कितना है, इंडो नेपाल, इंडो बांग्लादेश, इंपॉर्टेंट करंट में क्या हो रहा है, सबका मैं अलग से सेपरेट A4 शीट में फर्रा बना लिया था। पॉलिटी के लिए मैंने ये किया था कि केस स्टडीज़, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जैसे जुडिशरी का जजमेंट क्या है, इसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, गवर्नर के जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है उसके ऊपर, तो सबका मैंने सेपरेट सीट बना लिया था। पॉलिटी के लिए कि जजमेंट्स का, कमेटी का, लॉ कमीशन के रिपोर्ट का कुछ डेटा हो गया। फॉर इंस्टेंस के पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी पे बहुत वो होता है, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ डेटा हो गया, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, जैसे RPA हर साल पूछता है एक क्वेश्चन, इस बार भी करप्ट प्रैक्टिसेस वाला पूछा, तो RPA का कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्ट है, RTI का कुछ सेक्शन 8(1), सेक्शन 8(4), ठीक है। तो उसका मैंने सेपरेट जो है सीट बना लिया था, विच आई कॉल फर्रा, और फिर मैं उसे रिवीजन करता था अपार्ट फ्रॉम द कोर कंटेंट। लाइक आई सेड कि कोर कंटेंट जो है कि बेसिक जो कंटेंट है वो तो तैयार था, उसके अलावा मैंने ये सेपरेट सीट्स बना लिए हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट वाइज अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स। और फिर मैं क्या जितने बार मैं रिवीजन करता था तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड डेवलपिंग अ पिक्टोग्राफिक मेमोरी, और फिर मेरे आंसर राइटिंग और इम्प्रूव होते गए वाइल, मतलब बिकॉज क्या था कि वंस आई हैड दिस कंटेंट, अलग से जो मैंने सीट्स बनाए थे, तो आई वॉज अवेयर कि इनको यूज करना है अपने आंसर्स में। बहुत बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं, जैसे मुझे फर्स्ट टर्म नहीं पता था कि पॉलिटी के क्वेश्चन में आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और कमेटी का रिपोर्ट वो करना चाहिए, बेटर रहेगा, ठीक है। तो मेरे मार्क्स भी बढ़े, फर्स्ट टर्म 72 थे, इस बार 108 नंबर है, तो वो डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट हुआ 36 का, तो इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मैंने तो ये किया था 3 महीने। सो नोट मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एस्पिरेंट की लाइफ में। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग नोट मेकिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से कि हर टॉपिक का जो नोट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं था, इसलिए आई सफर्ड, आई पेड अ ह्यूज प्राइस। 1-1.5 साल मेरे ज़िंदगी के गए, अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक कॉस्ट और द मेंटल प्रेशर एज वेल। सेकेंड अटेम्प्ट मैंने हर टॉपिक का, बी इट ऑप्शनल, बी इट CS, हर टॉपिक का नोट्स, भले ही 5 पेज का हो, लेकिन हर टॉपिक का नोट्स होना चाहिए। इसमें 2-3 अप्रोच है। एक तो आप सेल्फ स्टडी करके बेसिक नोट्स बनाते हैं। दूसरा अप्रोच है कि आजकल इन दिस एज ऑफ डिजिटलाइजेशन बहुत सारे टॉपर्स ने, मैंने भी अपने नोट्स अपलोड करके रखे हैं। तो मैंने क्या किया था, या फिर बहुत सारे कोचिंग्स के भी मटेरियल हैं, तो मैंने क्या किया था कि किसी एक को, फॉर इंस्टेंस की वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने तन्मय वशिष्ठ शर्मा सर के नोट्स को एक अपना रेफरेंस बना लिया था, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी वैल्यू एडिशन होगा
यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू, प्लेलिस्ट जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का, या फिर किसी बुक के थ्रू, उसी नोट्स में होता था। साइड में मैं A4 मार्जिन छोड़ दिया था। उसी तरह से मेरा ज्योग्राफी का नोट्स भी ऐसे बना कि मैं साइड में, जब एक बड़ा सा पेपर है तो उसमें 70% स्पेस में कंटेंट, 30% में छोड़ता था वैल्यू एडिशन के लिए। तो जैसे हिस्ट्री का ही है तो मैं किसी कोचिंग का मटेरियल उठा लूँ या फिर किसी टॉपर्स का नोट्स उठा लूँ, A4 मार्जिन में 30% स्पेस में छोड़ता था। उसमें मैं वो जो रेलिवेंट टॉपिक है, फॉर इंस्टेंस आई एम रीडिंग अबाउट दिल्ली सल्तनत, उसमें लूसेंट से क्या इन्फॉर्मेशन जो इस नोट्स में नहीं है, नितिन सिंघानिया सर के बुक से क्या इन्फॉर्मेशन है जो मेरे नोट्स में नहीं है, ठीक है। तो इससे, और GK टुडे का कोई मटेरियल पढ़ रहा हूँ जो कि इन्फॉर्मेशन है विच इज़ रेलिवेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, जो मेरे नोट्स में नहीं है, तो आई यूज टू अपडेट इट। आपने उन सब चीज़ों को एक जगह कंसोलिडेट कर तो दिया। देन आई कॉल इट सुपर नोट्स, कि बिकॉज आपने भी दिया है सर, तो एक चीज़ है कि जो आपको जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट जैसे RBI है, तो नोट्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट आपके सुपर नोट्स होने चाहिए। लास्ट मोमेंट पे आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड मटेरियल रेफर कर सको, ठीक है। तो मैं इस तरह से सुपर नोट्स बनाता था एंड आई ट्राइड कि जो भी इंफॉर्मेशन है विच इज रेलिवेंट टू UPSC फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक नितिन सिंघानिया एंड आर्ट एंड कल्चर एंड लूसेंट एंड GK टुडे, वो मेरे ही नोट्स में रहे ताकि मुझे उनको भी रेफर ना करना पड़े। वन पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन, मेरे पास नितिन सिंघानिया सर की बुक भी नहीं है। वाई? बिकॉज आई हैड कॉन्फिडेंस कि यार उनकी बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो मेरे नोट्स में मैंने रेलिवेंट चीज़ें लिख ली है। ग्रेट। सो प्रीलिम्स और मेंस प्रिपरेशन से पहले आपने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे? मॉक टेस्ट तो प्रीलिम्स में लगाया था एंड लाइक आई मेंशन बिफोर कि दोज वेयर जस्ट अ मीन्स, एंड ये था कि मॉक टेस्ट को यूज़ करके मुझे अपना करंट और मोर इम्पोर्टेंटली स्टैटिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन नहीं किया था और अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से मेरे पेपर भी काफ़ी छोटे थे, 180 नंबर का पेपर छूट गया था GS में, विच इज़ अ ब्लंडर। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट सीरीज लगाया था, 8-9 पेपर लिखे थे। बट देन अगेन देयर इज अ मिथ कि आपको 20-30 पेपर लिखने हैं, 3-3 घंटे का लिखना है। मेरा ये मानना है, मतलब आई नो अ गाय इन माई लाइब्रेरी हु हैज़ अटेम्प्टेड 890 मार्क्स एंड ही इज स्टिल स्कोरिंग 416 मार्क्स। उन्होंने कोई भी मेंस टेस्ट सीरीज नहीं लगाया। मनीष कुमार सर ने रैंक 61 2018 के IAS, उन्होंने कोई मेंस टेस्ट सीरीज नहीं लगाया। तो बहुत ज़्यादा मिथ है कि आपको इतना टेस्ट सीरीज लगाना है, यू नीड टू स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1 और कंटेंट वंटेंट कुछ नहीं। फॉर इंस्टेंस कि बहुत सारे पोर्टल पे एक लिंक दे देते हैं कि इस एडिटोरियल से 2-2 लिंक हैं, इस एडिटोरियल से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। व्हाट आई यूज्ड टू डू जब मैंने तैयारी शुरू की थी एंड व्हाट अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स यूज्ड टू डू, कि हम वो पढ़ लेंगे, 2 एडिटोरियल पढ़ लेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट आ जाएंगे और फिर हम आंसर राइटिंग कर देंगे एंड और लगता था कि हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच। जब तक आपका कोर कंटेंट जो है, बेसिक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, अब सोसाइटी का आंसर आप 2 आर्टिकल पढ़ के नहीं लिख सकते हो, इशूज फेस बाय वुमेन एट वर्क प्लेस, अनटिल एंड अनलेस यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट कि यार हायरिंग बायस करके कुछ होता है, ग्लास सीलिंग करके कुछ होती है, काउंटर माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन कुछ होता है स्लम वाले एरिया में, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज कि फर्स्टली, जैसे मृणाल सर हमेशा बोलते हैं, वेरी एडिमेंट ऑन दिस पॉइंट कि यार पहले अपना कंटेंट तो अच्छा करो, उसके बाद आंसर राइटिंग होगा। तो फर्स्ट योर कंटेंट शुड बी गुड। उसके ऊपर मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा कि कंटेंट जब आप बना रहे हो, रिवीजन जब आप कर रहे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग शुड बी द पार्ट एंड पार्सल। वो आपका एक ब्रह्मास्त्र बनना चाहिए इस अटैम्प्ट में, कोई भी अटैम्प्ट आप दो, कि यू नीड टू टेक अप टॉपिक्स, यू नीड टू थिंक इन मल्टीपल डायमेंशंस एज इफ आपको आंसर राइटिंग की तरह कि वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, क्या इशूज़ हैं, क्या प्रोजेक्ट, गवर्नर ने क्या स्कीम्स, पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लीगल प्रोविजंस। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग को वो कीजिए। अगर आप इतना ही करते हैं, कंटेंट प्लस ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग जो है काफ़ी ईजी हो जाता है। आंसर राइटिंग में लाइक वी डिस्कस्ड बिफोर कि 3 प्रायोरिटी होना चाहिए मेंस में। पहला कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, दूसरा आप रेलिवेंट चीज़ें लिखो, ज़्यादा इधर उधर बत्ती देने से नहीं मिलता है मार्क्स, मतलब आई पर्सनली फील। तीसरा चीज़ है एम्बेलिशमेंट, दैट इज़ द लास्ट थिंग, कि वो जो एक होता है ना कि स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, एक अच्छे आंसर में क्या डालना चाहिए, हर आंसर में, हिस्ट्री का आंसर में या फिर सिक्योरिटी के आंसर में क्या अलग कैसे लिखना है, पॉलिटी के आंसर में क्या क्या मतलब कि डालना ही डालना चाहिए। तो वो जो लास्ट पॉइंट है, पहला है कि आप पेपर कंप्लीट हो, रेलिवेंट, एंड देन दैट स्ट्रक्चरिंग एंड एम्बेलिशमेंट पार्ट। सो आपका ऑप्शनल फिजिक्स था जिसने आपको हमेशा हेल्प किया ना, एज यू कॉल इट एज योर सावित्री। सो आप उसके कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहते हो कि फिजिक्स ने कैसे आपको हेल्प किया, कोचिंग ने, सेल्फ स्टडी में क्या आपके मटेरियल्स रहे? आई विल
just discuss it in brief. Firstly, like every aspirant, I consulted a coaching, but मुझे वो उतना helpful या beneficial नहीं लगा. Then I think कि it's better to rely on self study. And the best thing about science optional, especially for engineers, साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, की यार एक इंडिपेंडेंस तो हो सकता है आपका. लाइक यू डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन एनी कोचिंग और एनी टेस्ट सीरीज इफ़ यू विश. तो वो इंडिपेंडेंस था. तो देन आई कंसल्टेड द ब्लॉग्स ऑफ डिफरेंट टॉपर्स लाइक ऋषभ गुप्ता सर जो हैं, रैंक 37 2013 बैच IAS, अभिजीत अग्रवाल सर. तो 2 टॉपर्स का एंड स्पेशली ऋषभ गुप्ता सर का जो भी नोट्स था वो मैंने डाउनलोड करके उस पर वैल्यूएशन करना शुरू किया कि वो जो नोट्स है that was my core material, and then like I said कि super notes सब बनाना है. Then apart from that I consulted the standard books, अलग अलग टॉपिक्स के जो standard books हैं उससे मैं जो क्वेश्चंस आते थे JEE मेंस लेवल के क्वेश्चंस हुए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मुझे लगा कि पूछा जा सकता है, and I added it to that notes. And apart from that, one another beautiful thing about this science optional कि यार इसकी जो मटेरियल है हर जगह अवेलेबल है. लाइक कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेमन इफेक्ट में आप MIT का भी वीडियो देख सकते हो, हार्वर्ड का भी वीडियो से समझ सकते हो. NPTEL पे इतने अच्छे कोर्स हैं. एक पूरा सेक्शन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैंने NPTEL से पढ़ा था. IIT बॉम्बे के एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, तो उससे बहुत अच्छा क्लैरिटी आया. एंड आई सजेस्ट एवरीवन इन माई लाइब्रेरी जो कि फिजिक्स ऑप्शनल वाले हैं. तो ऐसे करके मैंने नोट्स बनाया. एंड अनदर थिंग कि एक भी सेक्शन जो है नहीं छोड़ना है. अनफॉर्चुनेटली एक सॉलिड स्टेट करके सेक्शन है, वो बच्चे छोड़ के जाते हैं. उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट भी लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नहीं रहता है कि हम मॉसफेट जेफेट का क्वेश्चन करें. उसमें भी मैंने एक इलेक्ट्रिकल ऑप्शन वाले भैया को पकड़ा, मेहनत किया मैंने कि 20 साल में जो भी इलेक्ट्रिकल वाला जो पोर्शन से क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, वो मैंने अच्छे से PDF बनाया, भैया से पूछा और हर एक टॉपिक को पढ़ा. ठीक, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं 20-30 नंबर का आजकल कंपलसरी में आने लगा तो छोड़ देते हैं. मैंने पढ़ा. एंड कोइंसिडेंटली इस बार फॉरेस्ट सर्विसेज का जो मेंस दिया था तो 40 नंबर का मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कंपलसरी, जबकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था. तो द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर कि कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना है, खुद से किया जा सकता है. एम्पल रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं. और ट्राई टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन हु कैन गाइड यू इन दिस ऑप्शनल. जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल वाले भैया को पकड़ा बिकॉज आई न्यू कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल तो इन्हीं से बनेगा. ठीक है, तो आई डिड दिस. जैसे मेंस के अंदर जो हमारे क्वालिफाइंग पेपर होते हैं लैंग्वेज वाले, उसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ अपनाई थी? उसके लिए हिंदी में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है. तो लास्ट टाइम तो मैं ऐसे ही चला गया था, बट इस बार मैं थोड़ा सा हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ के गया था. लाइक 2 न्यूज़पेपर पढ़ के गया था. बिकॉज द थिंग इज़ कि हमारी हिंदी तो है अच्छी बिकॉज वी आर फ्रॉम दिस रीजन नॉर्थ, लेकिन क्या है कि वो प्रैक्टिस में नहीं है. तो इंग्लिश है हमारी अब. ठीक है, तो मैं पेपर पढ़ के गया था 2-3, बस उससे ज़्यादा नहीं. जो आपका इंटरव्यू हुआ, आपको इंटरव्यू के कोई रिगार्डिंग कोई ऐसा क्वेश्चन याद है जो मतलब अभी भी आपके ब्रेन में हो कि हाँ मैं इसका एक बेटर आंसर कर सकता था? द थिंग इज़ कि एक बार इंटरव्यू हो जाता है एंड इफ़ यू गेट लेसर मार्क्स देन एक्सपेक्टेड, तो आपको हमेशा ये लगता है कि इसका मैं बेटर कर सकता था, उसका मैं बेटर कर सकता था. बट द थिंग इज़ कि इंटरव्यू काफ़ी सब्जेक्टिव होता है. ठीक है, इसमें काफ़ी वेरिएशंस हैं. क्या आपने क्या किया, क्या बोर्ड ने देखा आप में, वो अभी तक नहीं पता है किसी को. एंड इफ समवन सेज कि ऐसा ऐसा करने से इंटरव्यू में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो स्टे अवे फ्रॉम दैट गाय, वो ब्लफ कर रहा है. तो एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि मैंने उसका सही आंसर दिया बिकॉज 173 विच इज़ अ डिसेंट स्कोर, नॉट वेरी गुड बट काफ़ी कम भी नहीं है. बिकॉज आई हैव मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिनका ये अटैम्प्ट बर्बाद हो गया क्योंकि 140s में 150s में मिले. इट इज़ अ डिसेंट स्कोर. और एक क्वेश्चन जो है विच हेल्प्ड मी, मुझे ये लगता है कि लास्ट में उन्होंने पूछा, भोसले सर का ये पेट क्वेश्चन है, सो टेल मी मिस्टर आशीष बाहर जाके क्या करोगे. एंड देन आई सेड कि सर मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया हूँ, आई विल ग्रैब समथिंग टू ईट, कुछ खाऊंगा. एंड देन आफ्टर दैट आई विल गो टू रामकृष्ण आश्रम एंड आई विल मेडिटेट देयर फॉर सम टाइम एंड देन आई विल जस्ट प्रे कि आई हैव डन माई बिट, रेस्ट लाइज अप टू यू. क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा है कि लक का जो फैक्टर है, एंड फॉर्चुनेटली यू गिव मी दिस मोमेंट कि मैं लक वाला फैक्टर लाऊं कि एक टाइम के बाद यू नीड टू गिव समथिंग, मतलब कि आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ चीज़ें जो हैं. सब कुछ आप नहीं कर सकते एग्ज़ाम में. अच्छे तरीके से पढ़ो, काफ़ी मेहनत करो, सिंसियरिटी के साथ मेहनत करो, साफ हृदय के साथ, विथ ह्यूमिलिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स. आप मेहनत कर सकते हो, बट एक लक का फैक्टर रहता है.
एंड फॉर दैट मैंने यही बोला कि सर मैं रामकृष्ण आश्रम जाऊँगा, प्रे करूँगा कि अब मेरा हो चुका है। एंड एक्चुअली आई वाज डन, मतलब इतना ज़्यादा एफर्ट लग गया था सेकंड अटेम्प्ट में कि मेरा हो चुका था एंड अब आगे आप देख लो। एंड देन दे स्टार्टेड लाफिंग, लाइक द मूड वाज वेरी लाइट आफ्टर दैट क्वेश्चन। एंड देन दे सेड कि हमारे लिए भी प्रे करना है एंड ऑल। एंड देन भोसले सर स्टार्टेड सेइंग कि ऑल इज़ वेल इस टाइप से। तो दैट क्वेश्चन जो है अब तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन की वजह से कुछ नंबर तो बढ़े होंगे। There are ups and downs in this whole UPSC CSC journey. Yes. So, like जब कभी भी ऐसे डाउन्स आए हाँ, sir. तो आपने ऐसा क्या किया जिसने आपको वो मोटिवेशन दी कि नहीं, आई कैन डू इट? Yes. I will like to cite an analogy. Like कि जब समुद्र है तो उसमें तूफान आता है बिल्कुल। and you are like that ship. उस तूफान के बीच में आप एक शिप की तरह हो जो डोलेगा उस तूफान में। एंड उस शिप का जो एंकर है ना, अगर वो बहुत अच्छे से एंकर्ड है ओशन के बेस से, तो कितना भी तेज़ तूफान हो, कितना भी तेज़ लहरें हैं, शिप विल रिमेन टेथर्ड टू द शोर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो द पॉइंट आई एम हियर टू हाईलाइट कि एंकर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे अपने लाइफ में। एंकर्स फॉर मी वॉज फर्स्टली मेरे कुछ काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे इन माई लाइब्रेरी, इन माई क्लोज ग्रुप्स, मेरे बड़े भैया, मेरे फैमिली मेम्बर्स, दीदी। दे ऑलवेज हैड दैट फर्म बिलीव इन मी कि तुम अच्छा करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का है, दैट टू विथ अ वेरी गुड रैंक। तो एंकर्स पीपल फर्स्ट। सेकंड, गुड बुक्स, गुड सेल्फ हेल्प बुक्स, गुड वीडियोज, मोटिवेटिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब। लाइक आई ऑलवेज मैंसन इन वट एवर इंटरव्यू आई गिव कि जब लो जाते थे तो आई यूज टू लिसन टू 2 सॉन्ग्स इन लूप। एक है कि रुक जाना नहीं तो कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे राहें बहार के, और दूसरा था कि जीवन से ना हारो जीने वाले। एंड देन द बुक आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब मैंने तैयारी शुरू की, देन आई परचेज्ड रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर जी का महाकाव्य बोला जाता है। एंड आई ऑलवेज केप्ट, या तो वो मेरे टेबल पर रहती थी या तो मेरे बैग पे रहती थी, और उसके कुछ पंक्तियाँ मुझे हमेशा, मतलब वो क्लोज टू हार्ट है कि कभी अगर नहीं हुआ, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में बहुत सारा इंटरव्यू कॉलेज में भी नहीं हुआ, तो एक बहुत अच्छा पंक्ति है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है। तो रश्मि रथी से मोटिवेशन देता था। तो गुड बुक्स, गुड सॉन्ग्स, गुड वीडियोस पार्ट 2। एंड थर्डली मेडिटेशन। सो सेकेंड अटेम्प्ट में मेडिटेशन सर्व्ड एज अ पिलर टू सपोर्ट मी इन अप्स एंड डाउन्स। तो 3 एंकर्स मेरे लाइफ के थे, गुड फ्रेंड्स, गुड बुक्स एंड वीडियोज एंड सॉन्ग्स, एंड थर्ड मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। सो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। Yes. सो लेट अस प्ले अ वेरी फन राउंड, रैपिड फायर राउंड। सो आर यू रेडी फॉर इट? Yeah, absolutely. Okay, great, good. So your first question is, what is the most important object you own? And this watch, this is gifted by my brother, Okay. and I totally love Close it. to your heart. Yeah, close to my heart. Okay. And what's the most interesting thing you have seen this year? My name is in the final result. It is definitely. If you had the world's attention for 30 seconds, what would you say? ऐसे कि लाइफ में इंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है rather than कंटेंट। मेंटल एस्पेक्ट पे काम करना चाहिए। If you had to work but did not need the money, what would you choose to do? I would like to work with the children, small children. Okay. School में। What is the stupidest thing you have done on your own free will? There are a number of stupid things which I done. एक बार क्या हुआ था कि कॉलेज में रात में ऐसे ही हमारा प्लान बन गया कि हम सारनाथ चलते हैं। एंड इट वाज विंटर, एकदम जनवरी का फर्स्ट वीक था। एंड देन वी वेंट टू सारनाथ 20 किलोमीटर ड्राइव करके, एंड देन केम बैक लाइक। तो मुझे लगता है कि वो स्टूपिड थिंग था एट दैट एज, 16 साल, 17 साल, 18 साल के एज में। Okay. If you could learn any new language, what would it be? Actually, French is a very good language. Okay. What is the one food that you would never give up? माँ के हाथ की खीर। बहुत बढ़िया। It is. So, if you could change one thing about your upbringing, what would it be? I think कि कुछ नहीं चेंज करना चाहूँगा मैं, because I am what I am due to that background. Yes. What is your dream job and what makes it so amazing about it? Definitely I am in IAS, but I believe that it is just the beginning, ठीक है। And
मेरा अब ये गोल है कि द बेस्ट इज येट टू कम, मुझे अपना बेस्ट देना है इस सर्विस में। तो जिस भी पोस्ट पे मैं अपना बेस्ट दे सकूँगा, दैट विल बी माई ड्रीम जॉब, क्योंकि उसे याद कर सकता हूँ। एंड व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर द अपकमिंग 10 years? I want to learn lots of new things. I want to implement those things, and वो नहीं करना, मतलब I do not want to get complacent in my life. एक unfortunately I learned a very big lesson in my IIT, क्योंकि एक फीड किया जाता है कि once you get into IIT your life is set, and many students get complacent and unable to realize their full potential. तो अब मुझे complacent नहीं होना है। अब जो है और बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, एंड वो मेरा स्टेटस भी है कि द बेस्ट इज येट टू कम। आई नीड टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव एंड ट्राई टू गिव माई बेस्ट। अब असली मेहनत शुरू होगा। बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स हैं जो कि अभी इस जर्नी में आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा और दे विल बी स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस। कैन यू प्लीज गिव सम मैसेज टू देम? गाइज, द थिंग इज कि एक ही मैसेज दूंगा कि सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन इज़ लाइक कुकिंग। ठीक है, नमक, फिर गरम पाउडर एंड ऑल, जीरा पाउडर, एंड देन बेसिक अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, पानी। तो जो नमक है ना, वो हार्डवर्क, दैट टू कंसिस्टेंट परसिस्टेंट हार्डवर्क की तरह है, एंड विच आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी डूइंग। द बी पार्ट इज सेक्रीफाइसेस। तो कोई भी एग्जामिनेशन है उसमें आपको सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा, बिकॉज यूनिवर्स ऑल्सो वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। यू नीड टू गिव समथिंग इन ऑर्डर टू टेक समथिंग बैक इन रिटर्न। एंड द थर्ड एस्पेक्ट जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे फर्म बिलीव है, एंड दैट इज लक फैक्टर, स्पेशली इन दिस एग्जामिनेशंस लाइक दैट। तो उसमें आप उतने ही ज़्यादा लकी होगे जितना ज़्यादा आपने ए और बी पार्ट पे, दैट इज़ हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइसेस पे काम किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हैव दैट डिसेंसी, ह्यूमिलिटी रखना, काइंडनेस टुवर्ड्स अदर्स, कंपैशन। ये जितने ट्रेट्स होंगे, आपका दिल जितना साफ होगा, किस्मत भी आपको उतना ही सपोर्ट करेगी। एंड इनके बैकग्राउंड में एक स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने सुना लास्ट वीक कुछ सुसाइड्स के केसेस भी सुने थे। तो बात यही है कि आप जितना ज़्यादा इंटेंट, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका माइंडसेट जितना ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेगा, लाइक आई ऑलवेज से कि यूपीएससी आपको डोमिनेट करे, इससे अच्छा है कि आप ही यूपीएससी को डोमिनेट करो। ठीक है, यू नीड टू डोमिनेट द एग्जामिनेशन, यू नीड टू डोमिनेट द यूपीएससी पेपर। तो एक माइंडसेट अपना जो है ना, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं अनसक्सेसफुल था, सेकंड में सक्सेस मिला, तो एक सेल्फ बिलीव था कि यार होगा, इसी बार होगा, बहुत अच्छे रैंक से होगा। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ डोमिनेटिंग माइंडसेट, अपने माइंडसेट पे वो करो, वर्क करो, क्योंकि मेहनत तो 50-60 हज़ार लोग कभी भी कर रहे हैं। ठीक है, इस एग्ज़ाम में सीरियस एस्पिरेंट वही सेलेक्ट होता है जिसका डोमिनेटिंग माइंडसेट होता है। फॉर इंस्टेंस, जो ऑलरेडी सर्विस में बार बार रैंक ला रहा है, क्यों? बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड, तो उसका एक माइंडसेट हो जाता है कि वो डोमिनेट करेगा पेपर को। एंड फॉर्चुनेटली बहुत लोग बार बार सेलेक्ट होते हैं, तो माइंडसेट पे काम करो। सो हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया, कभी भी लाइफ में आपको हार नहीं माननी चाहिए, अपने ऊपर एक फर्म बिलीफ रखना चाहिए। सो इट वाज वेरी ग्रेट। एंड आशीष, देयर इज अ वेरी स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम आवर टीम। थैंक यू सर। सो हमारे यहाँ की एक परंपरा है Yes. कि जो भी हमारा गेस्ट रहता है उसको कहते हैं कि आप प्लीज़ किसी ना किसी टॉपर को टैग जरूर करें फॉर द नेक्स्ट कैमवेल टीवी टॉपर्स। सो प्लीज़ कैन यू टैग समवन? Yes, I would definitely like to tag Mr. Aditya, who has got rank 92 this year, and he's gem of a person. Like, he's one of the highest scorers in GS, 444 marks. तो अगर वो आते हैं and he gives some golden tips, then it will definitely benefit aspirant community. थैंक यू आशीष। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा कन्वर्सेशन रहा, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स की मदद करेगा। उनके जो मिथ्स थे यार, बहुत सारे मिथ्स हम लोगों ने बस्ट आउट किए, है ना, और वो भी मिथ्स वो सब बच्चे याद रखेंगे, जिससे उनकी जो आगे की जर्नी है वो उतनी ही ईज हो पाए। एंड आई विश ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी, है ना। देश की आप सेवा करें और इसी तरीके से अच्छा काम करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइस, इसी तरीके से हम आपके लिए कैमवेल टीवी टॉपर्स के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इंटरव्यू और स्ट्रेटेजी और गाइडेंस लाते रहेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर आवर चैनल कैमवेल टीवी टॉपर्स इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। थैंक यू।